इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आज की क्लास में। 1 नंबर क्वेश्चन, लैफर वक्र संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए, बढ़ी कर दरों और बढ़ी आय के बीच, बढ़ी कर दरों और कम आय के बीच, सी, कम कर दरों और कम आय के बीच, और डी, कम कर दरों और बढ़ी आय के बीच। तो लैफर वक्र मुख्य रूप से कम कर दरों और बढ़ी आय के बीच संबंध की बात करता है। डी ऑप्शन सही है। लैफर वक्र कर की दर तथा कुल कर राजस्व के बीच संबंध की बात करता है। लैफर वक्र की बात सर्वप्रथम अमेरिकन अर्थशास्त्री आर्थर लैफर द्वारा की गई थी। लैफर ने अपने इस सिद्धांत में बताया कि राजस्व की प्राप्ति तथा कर की दर के बीच संबंध के आधार पर कर की एक इष्टतम दर का निर्धारण किया जा सकता है, जिसके ऊपर कर की वृद्धि के साथ कर राजस्व में कमी आती है और उसके नीचे भी कर की दर में कमी कर राजस्व में कमी लाती है। अर्थात कहा जा सकता है कि कर की अत्यधिक ऊंची दर पर आय क्या होती है, हतोत्साहित होती है तथा राजस्व में कमी आती है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, कर संग्रहण एवं कर दरों के मध्य संबंध को दर्शाता है। ए, एंजिल वक्र, बी, उदासीनता वक्र, सी, लाफर वक्र, डी, लॉरेंज वक्र। तो कर संग्रहण एवं कर दरों के मध्य संबंध की बात लैफर वक्र द्वारा की जाती है। अभी हम लोग ऊपर अध्ययन कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में। मतलब कर राजस्व एवं कर दर के बीच जो है संबंध की व्याख्या लैफर वक्र द्वारा की जाती है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी उत्पाद पर एकमुश्त कर लगाया जाए तो इस कर का विवर्तन संभव है? विवर्तन संभव नहीं है। एकमुश्त कर लगाने वाले उत्पाद का विवर्तन संभव नहीं है। 3 का बी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन, सही कथन है मांग की लोच से कर विवर्तन का प्रतिलोम संबंध है। मांग की लोच से कर विवर्तन का सीधा संबंध है। पूर्ति की लोच से कर विवर्तन का प्रतिलोम संबंध होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मांग की लोच से कर विवर्तन का प्रतिलोम संबंध होता है। ए सही है। 4 का आंसर ए सही है। 5, कर कीमत में जुड़ जाता है जब मांग अत्यधिक लोचदार होती है, मांग अत्यधिक बेलोचदार होती है, पूर्ति अत्यधिक लोचदार होती है, पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। तो कर कीमत में जुड़ता है जब पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार बी ऑप्शन में है। पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार डी ऑप्शन में है। बी में मांग पूर्णतः लोचदार दिखाई गई है। बी डी सही हो जाएगा। 5 का अगला 6 नंबर क्वेश्चन, यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो तो करापात होता है। तो यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो तो करापात सबसे ज़्यादा किस पे होगा? एक्स अक्ष के समांतर है मांग वक्र तो विक्रेता पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा करापात, और विक्रेता बी ऑप्शन में है। 6 बी सही हो जाएगा। और अगर मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर हो तो करापात क्रेता पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर से संबंधित अर्थशास्त्री हैं के एन राज, ए के सेन, जे एन भगवती, कोई नहीं। तो हिंदू वृद्धि से संबंधित अर्थशास्त्री इन ऑप्शनों में कोई नहीं है, क्योंकि हिंदू वृद्धि के संबंध में व्याख्या राज कृष्णा द्वारा की गई थी। कोई नहीं, डी ऑप्शन में है। डी सही है। अगला, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच चली, लेकिन जनता सरकार द्वारा इसे 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। और 1978-79 से जनता सरकार ने अनवरत योजना प्रारंभ की थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ए ऑप्शन में है। तो 1 से 12 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का
मूल उद्देश्य क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 तक की गई थी। हैरर-डोमर मॉडल पर आधारित था और इसका केंद्रीय बिंदु कृषि विकास पर बल देना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चली, जो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका केंद्रीय बिंदु आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर बल देना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच चली, जो जे सैंडी और सुषमा चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, जो आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्ति की बात करती है, या जिसका केंद्रीय बिंदु आत्मनिर्भरता तथा स्वतः स्फूर्ति था। इसके बाद 66 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। 1969 से 74 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना चली और चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्रा के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जो स्थिरता के साथ विकास पर बल देती थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच में चली, जो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद भी 1979 80 एक वर्ष की वार्षिक योजना चलाई गई। अगली पंचवर्षीय योजना रही छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के बीच चली और आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसका केंद्रीय बिंदु गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में चली, जो वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी, जिसका केंद्रीय बिंदु कृषि विकास प्रेरित समृद्धि था। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1990-92 2 वर्ष की वार्षिक योजनाएं चली। फिर 90-92 2 वर्ष वार्षिक योजना के बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 प्रारंभ की गई, जो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 और 2002 के बीच में चली, जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और जिसका केंद्रीय बिंदु सामाजिक न्याय तथा समता के साथ विकास पर बल देना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में चली, जो सामाजिक न्याय तथा समता के साथ विकास पर बल देती है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2 प्रमुख योजनाएं राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में चालू किया गया। इसके बाद 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना 7-5-12 तक चली, 2007 से 2012 तक, जिसका केंद्रीय बिंदु तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में चली, जिसका केंद्रीय बिंदु तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास था। इस प्रकार से यह कुछ पंचवर्षीय योजनाओं 12 पंचवर्षीय योजनाओं का केंद्रीय बिंदु समय और किस मॉडल पर आधारित थी पूरा डिटेल था। अगला जो क्वेश्चन है वह है 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि संवर्धन दर रखी गई। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि संवर्धन दर जो है 4% रखी गई थी। डी ऑप्शन सही है। अभी हम लोग जान चुके हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से चालू होकर 2017 के बीच में चली थी और जिसका केंद्रीय बिंदु तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वार्षिक वृद्धि दर करने की बात की गई तथा कृषि में बता चुके 4% की वार्षिक वृद्धि दर करने की बात की गई तथा गरीबी पूर्ववर्ती आंकड़ों की तुलना में 10% तक कम करने की बात की गई तथा 50 मिलियन नए रोजगार अवसरों के सृजन की बात 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है 10 नंबर क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007
2002 से 2007 के बीच में चली थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना है ही नहीं, इसलिए डी सही हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा 10 का। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में बागवानी मिशन कब शुरू किया गया? मई 2005, मई 2011, मई 2008, मई 1985। तो भारत में बागवानी मिशन मई 2005 में चालू किया गया था। मनरेगा सभी राज्यों में कब स्वीकृत हुई? तो मनरेगा सभी राज्यों में अप्रैल 2008 में स्वीकृत हुई थी। फरवरी 2006 में मनरेगा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से चालू की गई थी। अक्टूबर 2009 में मनरेगा का नाम बदला गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना रखा गया था। और 2004 में मनरेगा लाया गया और 2005 में मनरेगा एक्ट पारित किया गया है। मनरेगा के संबंध में कुछ फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो बागवानी मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, दोनों प्रोग्राम 10वीं पंचवर्षीय योजना में चलाए गए थे। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2002 से 2007 के बीच में रहा है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय याद रखना है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस वर्ष प्रारंभ किए गए था, किस पंचवर्षीय योजना पे प्रारंभ किए गए, इसको भी ध्यान रखने योग्य है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 14 नंबर क्वेश्चन, पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया? तो पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1966 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई रबी फसल से, खरीफ फसल से, जायद फसल से? कोई नहीं। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत खरीफ फसल से मानी जाती है, बी ऑप्शन सही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत की बात की जाए तो 1960 के दशक में अमेरिकन अर्थशास्त्री, मुख्य रूप से मैक्सिको के रहने वाले अर्थशास्त्री नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और इन्हें नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में इनके कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा की गई थी। तथा भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से चावल, गेहूं और मोटे अनाजों में प्रभावी रही। और अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो पश्चिमी भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से लागू रही, जिसमें उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र प्रमुख रूप से आता है। 1967-68 में चालू हरित क्रांति की बदौलत ही भारत जो है 1978-79 तक खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। तो यह कुछ हरित क्रांति की प्रमुख जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो चुका है, बी ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार होता है राष्ट्रीय आय, जीवन स्तर, जीवन प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी ऑप्शन सही है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष? तो नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 है, सी ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ते में से किसकी सहायता से निर्धारित होते हैं? तो जीवन निर्वाह लागत सूचकांक की सहायता से कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। 18 ये सही है। 19 कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो यह एक्ट पारित किया गया था 1937 में, डी ऑप्शन सही है 19 का। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। तो अगस्त 1996 में भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष रामाकृष्णन को बनाया गया था। अगला
निम्न चित्र प्रदर्शित कर रहा है। तो निम्न चित्र क्या आंशिक संतुलन के बारे में बता रहा है। सामान्य संतुलन की बात वालरा द्वारा की गई थी और आंशिक संतुलन की बात जो है मार्शल करते हैं। आगत निर्गत विश्लेषण संबंधित है वालरा से, रिकार्डो से, रॉबिन्सन से, कोई नहीं तो आगत निर्गत की व्याख्या मुख्य रूप से लियोनटिफ द्वारा प्रतिपादित की गई थी और लियोनटिफ ऑप्शन में है ही नहीं, तो 22 का ए सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और एशियन विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी तथा वर्तमान में 68 सदस्य देश एशियन विकास बैंक के हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है समाजवादी समाज में होता है कीमत तंत्र, सीमित सरकारी नियंत्रण, योजना सभी। तो समाजवादी समाज में मुख्य रूप से योजनाएं होती हैं, सी सही है। अगला 25 पूंजीवाद में सम्मिलित होता है आय का समान वितरण, सरकार की असीमित भूमिका, निजी लाभ, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति। तो पूंजीवाद में निजी लाभ सम्मिलित होता है क्योंकि पूंजीवाद में उत्पादक अपने लाभ को सर्वोत्तम रखता है और समाजवाद में समाज के कल्याण को अधिकतम रखा जाता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाज कल्याण के साथ साथ उपभोक्ता या उत्पादक के लाभ को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ को सर्वाधिक वरीयता दी जाती है। तो 25 का सही आंसर सी है। 26 किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक उपभोक्ताओं की रुचियों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करता है, इसलिए उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है या हीरो कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है भारत में क्रेडिट बाजार में कितने प्रकार के ऋण देखे जा सकते हैं। तो भारत में क्रेडिट बाजार के 2 प्रकार के ऋण देखे जा सकते हैं।